everyone, welcome to Ecoholics. In this video, we are going to study two important concepts, that is excess demand and deficient demand. So let's get started. In our previous video, we have discussed that according to Keynes, the equilibrium level can be established at full employment, below full employment or above full employment. So तीनों cases possible है. लेकिन हमारे क्लासिकल्स ने क्या कहा था? That the equilibrium level will be always established at full employment level. So उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? We have discussed about the underemployment and overemployment. Similarly, इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे excess demand and deficient demand. So सबसे पहला है excess demand. Now let's look at our definition first. Excess demand refers to the situation when aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to full employment level of output. इसका क्या मीनिंग होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे पहले हम फोकस करेंगे. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का. अब जब सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है तो उससे क्या होता है? उससे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होता है एंड उसी को हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कहते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब जितना भी आउटपुट हमारा इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है विद फुल्ली एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज, वो उससे ज़्यादा है एंड इसी को हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट है फीचर्स. एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप इन एन इकोनॉमी. ये बहुत ऑब्वियस है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होगा, रिजल्ट विल बी इन्फ्लेशन. क्योंकि जितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है उससे ज्यादा डिमांड है, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी इन्फ्लेशन एंड देयरफॉर आवर एक्सेस डिमांड गिव राइज टू इन्फ्लेशनरी गैप. अब इन्फ्लेशनरी गैप का क्या मीनिंग होता है? इन्फ्लेशनरी गैप refers to the gap by which actual aggregate demand, our actual aggregate demand exceeds the aggregate demand required to establish full employment equilibrium. तो इसका सिंपल टर्म्स में मीनिंग क्या है कि जितना भी आउटपुट हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे डिमांड उस फुल एम्प्लॉयड आउटपुट से भी कहीं ज़्यादा है. सो दिस इज व्हाट इज इन्फ्लेशनरी गैप, दैट आवर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट डिमांड दैट इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. नाउ दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड. अब लेट्स से इन सब में से कोई एक कंपोनेंट लेट्स से इंक्रीज हो रहा है. Let's say there is increase in investment. Now, when there is increase in investment, our aggregate demand rises. And इसीलिए ये shift हो गया ऊपर. So, our aggregate demand shifts above. Now, next, ये जो line है, ये हो गया हमारा aggregate supply line. ठीक है? That is making 45 degrees angle with both the axes. अब aggregate demand और aggregate supply का intersection ये वाला point है. So this point A is an equilibrium point where aggregate demand is equal to aggregate supply and ये हमारा full employment level of output है. लेकिन क्योंकि अब there is an increase in investment, there is increase in our aggregate demand and therefore our aggregate demand curve shifts. And this portion, this is known as our inflationary gap. Where our aggregate demand is greater than
एग्रीगेट सप्लाई। तो इस पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, दैट आर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन आर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट एंड देयरफॉर वी हैव एन इन्फ्लेशनरी गैप इन दिस सिचुएशन। नाउ ये हमारा ओवर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। नाउ कमिंग ऑन टू रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड। अब ये एक्सेस डिमांड कौन से रीजंस की वजह से होते हैं, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका क्या मीनिंग हो गया कि लोग अपने इनकम का ज़्यादा प्रपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं, एंड जब ज़्यादा प्रपोर्शन कंज्यूम कर रहे हैं मतलब हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। तो इसके वजह से इकोनॉमी में एक्सेस एग्रीगेट डिमांड होता है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, रिडक्शन इन टैक्सेस। जब हमारे टैक्सेस रिड्यूस हो जाते हैं तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम इज द इनकम दैट इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्सेस। मतलब टैक्सेस पे करने के बाद कंज्यूमर के पास जो भी इनकम बचता है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो जब टैक्सेस फॉल होंगे तो डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगा, इसके वजह से अब डिमांड इंक्रीज होगी। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। Coming on to next, increase in government expenditure. Now, let's say government हमारा education पे expenditure करता है। अब जब education पे expenditure होता है तो definitely employment generate होता है, employment generate होने से income generate होता है, and income generate होने से demand होता है। So, employment इसके वजह से income और इनकम के वजह से डिमांड। दूसरा सिचुएशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जैसे रोड्स बिल्ड कर रहा है, तो जब गवर्नमेंट रोड्स बिल्ड कर रहा है अगेन हमारा एम्प्लॉयमेंट होगा, अगेन एम्प्लॉयमेंट होने की वजह से इनकम जनरेट होगा। अब जब इनकम जनरेट होगी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि देयर इज ऑल्सो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर की वजह से जो इंक्रीज इन इनकम है वो सेवरल टाइम्स ज़्यादा रहेगा देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन सब रीजंस की वजह से अगेन हमारा डिमांड राइज होगा। तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तब हमारा डिमांड भी इंक्रीज होता है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स से इकोनॉमी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, there is a fall in rate of interest, and जब interest rate fall होता है तो obviously investments बढ़ेंगे। अब जब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा तो लेट्स से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, एंड इसी की वजह से हमारा डिमांड भी राइज हो रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे एक्सेस डिमांड का। नाउ व्हाट विल कॉज आवर फॉल इन इंपोर्ट्स? दिस हैपेंस व्हेन आवर इंटरनेशनल प्राइसेस तो इंपोर्ट्स तब फॉल होते हैं जब इंटरनेशनल प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइसेस से ज़्यादा है। तो जब इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स हैं वो अब डोमेस्टिक गुड्स पे स्विच करेंगे क्योंकि दे आर कंपैरेटिवली चीपर। अब जब डोमेस्टिक गुड्स कंपैरेटिवली चीपर है तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, एंड ये हो गया अनदर रीजन फॉर आवर एक्सेस डिमांड। कमिंग ऑन टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स कब बढ़ेंगे? जब हमारे
डोमेस्टिक प्राइसेस कंपैरेटिवली कम है इंटरनेशनल प्राइसेस से, तो जो भी फॉरेन कंट्रीज रहेगी उनका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो फॉरेन कंट्रीज है उनका डिमांड बढ़ जाएगा डोमेस्टिक गुड्स के लिए, तो इसकी वजह से हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगा एंड दिस इज अनदर रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। डेफिसिट मतलब व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो ये होता है डेफिसिट इकोनॉमी में। अब इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए लेट्स से गवर्नमेंट प्रिंट करती है न्यू करेंसी, सो प्रिंटिंग मनी, तो दिस इज आ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो जब इकोनॉमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग से मनी प्रिंट होता है तो इसका ऑब्वियस इफेक्ट क्या रहेगा कि हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। अब जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ता है तो ऑब्वियस है कि हमारा डिमांड जो गुड्स के लिए है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नाउ पीपल हैव मोर मनी इन देयर हैंड, राइट? सो डिमांड फॉर आवर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस एंड दिस इज अनदर रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। तो ये हो गए हमारे सारे रीजंस एक्सेस डिमांड के। नाउ कमिंग ऑन टू, अब ये एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी में क्या इफेक्ट रहेगा? नाउ सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे आउटपुट पे। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी अ इफेक्ट ऑन आउटपुट? अब क्या होता है, ये हो गया लेट्स से फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ये फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हो गया, मतलब ये हो गया मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी बाय एम्प्लॉइंग ऑल द रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है उन सबका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन हमारा जो डिमांड है, एक्सेस डिमांड में हमने क्या पढ़ा, हमारा डिमांड इससे भी ज्यादा है, मतलब जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है इकोनॉमी में वो सफिशिएंट नहीं है हमारे डिमांड को मीट करने के लिए, एंड इसीलिए तो हमारा एक्सेस डिमांड होता है। मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होता है तो हमारे इकोनॉमी में देयर इज नो आइडल कैपेसिटी। मतलब अगर डिमांड अब बढ़ भी रही है तो हम आउटपुट नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी सारे के सारे रिसोर्सेस यूटिलाइज कर लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि डिमांड के बढ़ने से हमारे आउटपुट पे देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आवर आउटपुट लेवल। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब इकोनॉमी में ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, तो इसका मतलब है जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे लेबर्स है वो सारे एम्प्लॉयड है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग ये होता है all those people who are willing to work at the existing wage rate, all of them are employed। मतलब एक certain prevailing wage rate पे जितने भी workers काम करने को ready है वो सारे के सारे employed है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा डिमांड बढ़ता है तो हम आउटपुट बढ़ा नहीं सकते, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, एंड इसीलिए और लेबर्स भी हम लोग हायर नहीं कर सकते। तो इसके वजह से वी हैव नो चेंज in the level of employment and there will be no involuntary unemployment. This term is very important. Now, coming on to next, effect on general price level. जब एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, सो इसका मीनिंग क्या है कि जितना भी आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है उससे भी ज़्यादा हमारा डिमांड है, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारे डिमांड को मीट नहीं कर पाएगा, एंड इसी के वजह से जब हम आउटपुट और बढ़ा नहीं पाएंगे तो हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है,
तो जब हम आउटपुट नहीं बढ़ा पाते तो हमारे प्राइजेस बढ़ जाते हैं, एंड इसी के वजह से हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा व्हेन देयर इज एंड एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सेस डिमांड.